नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था को समझना कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो अक्सर चर्चा में रहता है और हाँ, परीक्षा के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। न्यायाधिकरण यानी ट्राइब्यूनल्स। तो सवाल उठता है कि ये न्यायाधिकरण आखिर हैं क्या? मतलब इन्हें संविधान में जगह कैसे मिली और इनका असल मकसद क्या है? क्या ये जो हमारी सामान्य अदालतें हैं उनसे अलग हैं? चलिए इन सब पहलुओं को आज समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उसमें न्यायाधिकरणों का कोई जिक्र था ही नहीं। इन्हें बाद में जोड़ा गया। अच्छा, बाद में? हाँ, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके जरिए संविधान में एक बिल्कुल नया भाग 14A शामिल किया गया और उसका शीर्षक ही रखा गया न्यायाधिकरण। 42वां संशोधन? अरे हाँ, ये तो खुद में ही एक मिनी संविधान कहलाता है। काफी बदलाव हुए थे तब। तो इस नए भाग 14A में क्या खास है? इस भाग में ज्यादा नहीं, केवल 2 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अहमियत रखते हैं। पहला है अनुच्छेद 323A, जो खास तौर पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से जुड़ा है। और दूसरा है अनुच्छेद 323B। ये कुछ दूसरे मतलब अन्य निर्दिष्ट मामलों के लिए न्यायाधिकरण बनाने की बात करता है। और देखिए, सिविल सेवा परीक्षा के लिए इन दोनों अनुच्छेदों और इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर शुरुआत अनुच्छेद 323A से ही करते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण। जैसा नाम से लग रहा है शायद ये प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मामलों के लिए होंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 323A जो है वो हमारे संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना कर सकें। अब सवाल है, इनका काम क्या होगा? हाँ, वही, क्या काम करते हैं ये? इनका काम है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जो स्थानीय निकाय हैं मतलब लोकल बॉडीज, सार्वजनिक निगम यानी पब्लिक कॉर्पोरेशंस और जितने भी दूसरे सरकारी प्राधिकरण हैं, उनमें जो लोग नियुक्त हैं मतलब जो लोक सेवक हैं। ओके, सरकारी कर्मचारी। हाँ, उनकी भर्ती और उनकी सेवा शर्तों यानी सर्विस कंडीशंस से जुड़े अगर कोई विवाद होते हैं तो उनका निपटारा करना ये इनका मुख्य काम है। अच्छा, यानी कि सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच अगर भर्ती को लेकर या प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी जैसी सर्विस कंडीशंस को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो वो मामले इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं। हाँ, बिल्कुल। और बात इससे भी आगे जाती है। अनुच्छेद 323A संसद को ये अधिकार भी देता है कि वो इन सेवा संबंधी मामलों को सामान्य सिविल अदालतों और यहाँ ध्यान दीजिए उच्च न्यायालयों मतलब हाई कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र से भी निकालकर इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को सौंप दे। अरे, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर? हाँ जी हाँ। इसके पीछे सोच ये थी कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामले अक्सर बड़े पेचीदा होते हैं, सर्विस रूल्स वगैरह, तो उनका निपटारा तेजी से हो और विशेषज्ञता के साथ हो। सामान्य अदालतों में वैसी बोझ बहुत ज्यादा है। बात तो सही है। तो क्या संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया? मतलब क्या ऐसे न्यायाधिकरण सच में बनाए गए? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 323A की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ही संसद ने 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट पारित किया। अच्छा, 1985 में? हाँ, और ये अधिनियम केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसे हम सब कैट के नाम से जानते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वो स्थापित करे। और साथ ही अगर राज्य सरकारें अनुरोध करें तो उनके लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स या SATs भी स्थापित कर सके। ओके, तो कैट और SATs दोनों इसी 1985 के एक्ट से बने? जी, और इसके पीछे मुख्य विचार यही था कि जो लोक सेवक अपनी सर्विस कंडीशंस से जुड़े विवादों से परेशान हैं, उन्हें जल्दी और कम खर्चे में न्याय मिल सके। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैट। हाँ, इसका नाम तो अखबारों में, खबरों में अक्सर आता रहता है। चलिए इस कैट पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। ये कब बना और इसका काम करने का तरीका क्या है? तो जैसा मैंने बताया, कैट की स्थापना 1985 में हुई, उसी एक्ट के तहत। इसकी जो मुख्य पीठ है, प्रिंसिपल बेंच, वो तो दिल्ली में है, लेकिन जाहिर है काम तो पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों का देखना है,
तो अलग-अलग राज्यों में इसकी अतिरिक्त पीठें यानी एडिशनल बेंचेस भी बनाई गई हैं। कितनी बेंच है इसकी? आज की तारीख में देखें तो कैट की 17 नियमित पीठें हैं। इनमें से 15 तो देश के जो अलग-अलग हाई कोर्ट्स हैं उनकी मुख्य सीटों पर ही हैं, जैसे इलाहाबाद, कटक, बैंगलोर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, पटना वगैरह। और बाकी दो? बाकी 2 जयपुर और लखनऊ में है। तो कुल मिलाकर 17 रेगुलर बेंचेस हैं। 17 बेंच, मतलब नेटवर्क तो काफी बड़ा है इसका। क्या ये सिर्फ इन्हीं 17 जगहों पर सुनवाई करती हैं? नहीं, इन रेगुलर बेंचेस के अलावा ये पीठे हाई कोर्ट्स की जो दूसरी सीटें होती हैं वहां सर्किट बैठकें, मतलब सर्किट सिटिंग्स भी करती हैं। सर्किट सिटिंग्स, वो क्या होता है? इसका मतलब है कि बेंच के सदस्य कुछ समय के लिए दूसरी जगह जाकर वहां के मामलों की सुनवाई करते हैं। जैसे इलाहाबाद बेंच नैनीताल में सर्किट बैठक करती है, कलकत्ता बेंच पोर्ट ब्लेयर और गैंगटॉक जाती है, गुवाहाटी बेंच तो शिलोंग, अगरतला, कोहिमा, इम्फाल, आइजॉल, ईटानगर सब जगह जाती है। अच्छा, तो इसका मकसद ये है कि दूर दराज के जो कर्मचारी हैं उन्हें अपनी शिकायत लेकर दिल्ली या राज्य की राजधानी तक ना आना पड़े। बिल्कुल, न्याय को उनके दरवाजे तक ले जाने की कोशिश है ये। बहुत अच्छी व्यवस्था है ये पहुंच बढ़ाने के लिए। हाँ, ये तो है। अब आते हैं इसके अधिकार क्षेत्र पर, मतलब जुरिस्डिक्शन पर। कौन कौन से सरकारी कर्मचारी कैट के दायरे में आते हैं और कौन से नहीं? ये सवाल तो मुझे लगता है परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कैट का जो मूल अधिकार क्षेत्र है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो उन सभी लोक सेवकों की भर्ती और सेवा से जुड़े तमाम मामलों पर लागू होता है जो इसके दायरे में आते हैं। तो कौन कौन है इसमें शामिल? इसमें आपकी अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS वो आते हैं। केंद्रीय सिविल सेवाएं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज वो भी हैं। केंद्र सरकार के अधीन जितने भी सिविल पद हैं वो भी इसके दायरे में हैं। और यहाँ तक कि जो रक्षा सेवाएं हैं उनके सिविलियन कर्मचारी, सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज, वो भी कैट के दायरे में ही आते हैं। अच्छा, डिफेंस के सिविलियन कर्मचारी भी। और कौन बाहर है इसके दायरे से, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी है। तो जो सशस्त्र बल है, मतलब आर्म फोर्सेस के सदस्य, वो इसके दायरे में नहीं आते। उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल है, AFT। ओके। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी बाहर है। और संसद का जो सचिवालय स्टाफ है वो भी कैट के दायरे में नहीं आता। इनके लिए अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं। समझ गया। तो दायरा काफी स्पष्ट है। अब बात करते हैं CAT की बनावट की, मतलब स्ट्रक्चर की। इसमें कौन लोग होते हैं जो ये फैसले करते हैं? क्या ये सिर्फ जज होते हैं जैसे कोर्ट में होते हैं? नहीं, ये थोड़ा अलग है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, और कई सदस्य होते हैं। मेंबर्स सदस्य कितने होते हैं? पहले इसमें एक उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन का पद भी होता था अध्यक्ष के अलावा। लेकिन 2006 में एक संशोधन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट एक्ट 2006। उसके जरिए उपाध्यक्ष का पद खत्म कर दिया गया। अच्छा, तो अब सिर्फ अध्यक्ष और सदस्य, इनकी संख्या कितनी होती है और ये आते कहाँ से हैं? मतलब इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है? देखिए, 2019 के आंकड़ों के हिसाब से अध्यक्ष का एक स्वीकृत पद है और सदस्यों की स्वीकृत संख्या 65 है। और ये सदस्य 2 धाराओं से आते हैं, न्यायिक यानी जुडिशल और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों, मतलब ये कि इसमें कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हों या उस स्तर के हों, और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हों, जैसे सचिव स्तर के या अतिरिक्त सचिव स्तर के। ये मिला-जुला कॉम्पोजिशन इसलिए रखा गया है ताकि मामलों को कानूनी नजरिए से भी देखा जा सके और प्रशासनिक बारीकियों को भी समझा जा सके। ये तो काफी सोचा समझा स्ट्रक्चर लगता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन क्या कोई प्रक्रिया है इसके लिए या सीधे राष्ट्रपति कर देते हैं? नहीं, एक पूरी प्रक्रिया है। इनकी नियुक्ति एक उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति होती है, हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी, उसकी सिफारिशों के आधार पर होती है। और इस समिति में कौन होता है? इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज करते हैं, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI नामित करते हैं। ये समिति नाम सुझाती है, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ली जाती है, और उसके बाद जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC,
उसके अनुमोदन से मतलब अप्रूवल से अंतिम नियुक्ति होती है। तो ये काफी एक क्या कहते हैं पुख्ता प्रक्रिया है। हाँ, काफी स्तरीय प्रक्रिया लगती है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? मतलब कितने समय तक ये अपने पद पर रहते हैं? जो अध्यक्ष है उनके लिए कार्यकाल 5 साल का होता है, या फिर उनके 65 साल की उम्र पूरी होने तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। और सदस्यों के लिए? सदस्यों के लिए भी कार्यकाल 5 साल का ही है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। तो 5 साल का कार्यकाल या 62 साल की उम्र जो भी पहले हो, तब तक वो सदस्य बने रहते हैं। ठीक है। आपने शुरू में कहा था कि न्यायाधिकरणों का एक मकसद त्वरित न्याय मतलब स्पीडी जस्टिस देना है। तो क्या सीएटी का जो काम करने का तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो सामान्य अदालतों से कुछ अलग है? क्या इन्हें भी वो सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी जैसी लंबी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यहीं पर न्यायाधिकरणों की खासियत नजर आती है। सीएटी जो है वो सामान्य सिविल अदालतों की तरह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी 1908 में जो जटिल प्रक्रियाएं दी गई हैं उनसे बंधा हुआ नहीं है। अच्छा, तो फिर ये किस आधार पर काम करता है? कोई तो नियम होंगे? ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उनके द्वारा निर्देशित होता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मतलब? सुनवाई का पूरा मौका मिले, फैसला तर्क संगत हो, निष्पक्ष हो, न कि केवल तकनीकी नियमों का अक्षरशः पालन करने पर। इसी वजह से उम्मीद की जाती है कि मामलों का निपटारा तेजी से हो। और क्या ये आम कर्मचारी के लिए पहुंच में है? मतलब क्या महंगा है इसमें जाना? नहीं, इसकी कोशिश की गई है कि ये सुलभ रहे। आवेदन करने के लिए सिर्फ, अब मानेंगे नहीं, 50 रुपए का मामूली शुल्क लगता है। सिर्फ 50 रुपए? हाँ, और जो आवेदक है वो चाहे तो खुद अपना पक्ष रख सकता है, जरूरी नहीं कि वकील करे। हाँ, अगर चाहे तो वकील की मदद ले सकता है। तो ये लचीलापन और कम खर्च इसे ज्यादा सुलभ बनाने में मदद करते हैं। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। लचीली प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जल्दी और सस्ता न्याय। लेकिन मान लीजिए कोई कर्मचारी सीएटी के फैसले से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो क्या उसके पास अपील करने का कोई रास्ता है? कहीं और जा सकता है वो? जुड़ा है एक ऐतिहासिक केस से, चंद्र कुमार मामला 1997। ये केस सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखना चाहिए। चंद्र कुमार केस 1997, ठीक है। क्या हुआ था इसमें? देखिए, शुरू में जब 1985 का वो एक्ट बना था तो उसमें ये प्रावधान था कि सीएटी के आदेशों के खिलाफ अपील सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती थी, हाई कोर्ट में नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हाई कोर्ट का रास्ता ही बंद कर दिया था, सीधे सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, यही प्रावधान था। विचार शायद ये था कि मामले जल्दी अंतिम निर्णय तक पहुंचे, लेकिन चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को, जो हाई कोर्ट्स के न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता था, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक? क्यों? किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, जो हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 और 227 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत मिली हुई है, वो संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा? हाँ, और संसद कानून बनाकर भी संविधान की मूल संरचना को खत्म या कम नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी कानून जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को पूरी तरह छीनता है, वो मान्य नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायाधिकरण हाई कोर्ट्स का विकल्प मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, बल्कि वो न्यायिक प्रणाली के पूरक यानी सप्लीमेंटल हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? अब अपील का रास्ता क्या है? नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि कैट के किसी भी आदेश के खिलाफ अगर कोई पक्ष उससे पीड़ित है तो वो संबंधित हाई कोर्ट की खंडपीठ यानी डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर करेगा। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी पीड़ित लोक सेवक सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसे पहले संबंधित हाई कोर्ट जाना होगा। अगर वो हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो चंद्र कुमार केस ने एक तरह से न्यायाधिकरणों की भूमिका और न्यायिक समीक्षा के बीच एक संतुलन बनाया। ये चंद्र कुमार केस तो सच में बहुत ही लैंडमार्क है। इसने न्यायाधिकरणों के पूरे कामकाज और न्यायिक पदानुक्रम पर इतना गहरा असर डाला है। अच्छा, अब सीएटी के अलावा आपने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी साइट्स का भी जिक्र किया था। क्या वे भी सीएटी की तरह ही काम करते हैं? हाँ, काफी हद तक।
वो जो 1985 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम है, वही केंद्र सरकार को ये अधिकार भी देता है कि अगर कोई राज्य सरकार खासतौर पर अनुरोध करे तो केंद्र सरकार उस राज्य के लिए एक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण सैट स्थापित कर सकती है। क्या सभी राज्यों में है ये एसईटीज? नहीं, सभी में नहीं। 2019 तक की स्थिति अगर देखें तो 9 राज्यों में एसईटी स्थापित किए गए थे। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल। क्या ये सारे अभी भी चल रहे हैं? नहीं, इसमें भी बदलाव हुए हैं। इनमें से मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के एसईटी बाद में खत्म कर दिए गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश ने बाद में फिर से एसईटी बना लिया। अरे वाह। हाँ, और तमिलनाडु सरकार ने भी इसे फिर से स्थापित करने का अनुरोध केंद्र से किया है। हरियाणा ने भी एसईटी बनाने का अनुरोध किया है। दूसरी तरफ ओडिशा सरकार ने अपने एसईटी को खत्म करने का प्रस्ताव भेजा है। तो ये स्थिति थोड़ी बदलती रहती है राज्यों की जरूरतों और उनके अनुभवों के हिसाब से। ये तो डायनेमिक सिचुएशन है। अच्छा, इनका काम क्या है और इनमें नियुक्ति कैसे होती है? काम तो बिल्कुल कैट जैसा ही है, बस इनका दायरा राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा मामलों तक ही सीमित रहता है। जहां तक नियुक्ति की बात है, सैट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इसमें संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा मतलब कंसल्टेशन किया जाता है। और हाँ, इसी एक्ट में एक और प्रावधान भी है, संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जैट का। जॉइंट मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य चाहें तो उनके लिए एक साझा, एक कॉमन प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी स्थापित किया जा सकता है। जैट फिर उन सभी राज्यों के राज्य कर्मचारियों के मामलों को देखता है जिनके लिए उसे बनाया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करने के बाद। अच्छा, तो कैट, सैट और जैट ये सब प्रशासनिक न्यायाधिकरण है और अनुच्छेद 323A के तहत आते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आते हैं संविधान के भाग 14A के दूसरे अनुच्छेद पर, यानी 323B पर। ये किन मामलों के लिए है? अनुच्छेद 323B जो है वो संसद और राज्य विधान मंडलों दोनों को यह अधिकार देता है कि वो कुछ दूसरे खास मामलों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण बना सकें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ संसद नहीं बल्कि राज्य विधान मंडल भी अपने विधायी क्षेत्र के मामलों के लिए न्यायाधिकरण बना सकते हैं। अच्छा, ये फर्क है 323A से। वहां सिर्फ संसद बना सकती थी, यहाँ संसद और राज्य विधान मंडल दोनों। तो कौन कौन से मामले आते हैं इसमें? क्या कोई लिस्ट है इसकी? हाँ, अनुच्छेद 323B में कुछ खास विषय बताए गए हैं जिनके लिए ऐसे न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला है कराधान यानी टैक्सेशन, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ITAT इसी का उदाहरण है। दूसरा विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तीसरा औद्योगिक और श्रम विवाद, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स इसी में आते हैं। चौथा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। पांचवां शहरी संपत्ति पर अधिकतम सीमा, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी। छठा संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव संबंधी विवाद, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। हालांकि अभी चुनाव याचिकाएं हाई कोर्ट में ही जाती हैं। सातवां खाद्य पदार्थों का उत्पादन, खरीद, आपूर्ति और वितरण से जुड़े मामले। और आठवां किराया, उसका रेगुलेशन और कंट्रोल और किरायादारी के मुद्दे जिसमें मकान मालिक और किराएदार के अधिकार शामिल हैं। ये आखिरी वाला विषय 1993 में 75वें संशोधन से जोड़ा गया था। अरे, ये लिस्ट तो काफी लंबी और विविध है। इसमें टैक्स से लेकर लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, किराया नियंत्रण तक सब कुछ शामिल है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगता है परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के तहत जो न्यायाधिकरण बनते हैं उनमें मुख्य अंतर क्या हैं? बिल्कुल, ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। मोटे तौर पर 3 मुख्य अंतर है। पहला अंतर है विषय क्षेत्र का। जैसा हमने देखा, अनुच्छेद 323A सिर्फ लोक सेवा मामलों यानी पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए है, जबकि अनुच्छेद 323B लोक सेवा मामलों के अलावा कई दूसरे खास मामलों के लिए है। वो पूरी लिस्ट हमने अभी देखी। ठीक है, स्कोप का अंतर। दूसरा अंतर है स्थापना का अधिकार किसके पास है।
अनुच्छेद 323 ए के तहत न्यायाधिकरण सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है। CAT, SAT, JAT सब संसद के कानून से बने हैं। लेकिन अनुच्छेद 323 बी के तहत न्यायाधिकरण संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं अगर वो मामला उनकी विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में आता है। जैसे किराया नियंत्रण पर राज्य कानून बनाता है तो वो उसके लिए ट्रिब्यूनल भी बना सकता है। ये भी बड़ा फर्क है। और तीसरा अंतर है पदानुक्रम यानी हायरार्की का। अनुच्छेद 323 ए के तहत सिर्फ एक ही लेवल का ट्रिब्यूनल होता है, CAT, SAT, JAT। इनमें आपस में कोई हायरार्की नहीं होती कि निचले ट्रिब्यूनल के खिलाफ ऊपरी ट्रिब्यूनल में अपील हो। CAT SAT के फैसले के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता है, जैसा चंद्र कुमार केस में तय हुआ। ओके। जबकि अनुच्छेद 323 बी के तहत जो न्यायाधिकरण बनते हैं उनमें एक पदानुक्रम यानी हायरार्की बनाया जा सकता है। मतलब हो सकता है कि एक ही विषय के लिए निचला और ऊपरी न्यायाधिकरण हो, जहां निचले के फैसले के खिलाफ ऊपरी में अपील की जा सके। अच्छा, तो 323 बी में हायरार्की संभव है, 323 ए में नहीं। जी, ये तीनों अंतर बहुत साफ हैं और परीक्षा के लिए नोट करने लायक हैं। जी। अब एक आखिरी सवाल, जी। क्या अनुच्छेद 323 बी के तहत जो ये अलग अलग ट्रिब्यूनल बनते हैं, इनके फैसलों पर भी वही चंद्र कुमार वाला सिद्धांत लागू होता है? क्या इनके फैसलों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है हाई कोर्ट में? हाँ बिल्कुल। चंद्र कुमार मामले 1997 का जो फैसला था वो सिर्फ अनुच्छेद 323 ए तक ही सीमित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में ये साफ कर दिया था कि अनुच्छेद 323 बी के तहत बने न्यायाधिकरणों के संबंध में भी अगर कोई कानून हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, 227 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को खत्म करता है तो वो कानून असंवैधानिक होगा। मतलब दोनों के लिए सेम रूल? जी हाँ, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की, न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है, उसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए अनुच्छेद 323 बी के तहत बने न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ भी पीड़ित पक्ष संबंधित हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने ये जो न्यायाधिकरणों का पूरा तंत्र है उसे काफी बारीकी से समझ लिया। शुरुआत की उनके संवैधानिक आधार से, वो 42वां संशोधन, अनुच्छेद 323 ए और 323 बी। फिर हमने प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर खास ध्यान दिया, CAT, SAT, JAT, उनकी बनावट, उनका अधिकार क्षेत्र, काम करने का तरीका और सबसे जरूरी उनके फैसलों के खिलाफ अपील की व्यवस्था, खासकर चंद्र कुमार केस के बाद। हाँ, और हमने अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के बीच के जो महत्वपूर्ण अंतर हैं उनको भी साफ तौर पर समझा। उनके विषय क्षेत्र में क्या फर्क है, उन्हें कौन स्थापित कर सकता है और उनमें पदानुक्रम की संभावना है या नहीं। और सबसे बढ़कर हमने चंद्र कुमार मामले के उस दूरगामी असर को देखा जिसने ये पक्का कर दिया कि न्यायाधिकरण चाहे कितने भी खास मामलों के लिए बने हों, वे न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति से ऊपर नहीं है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान का एक आधारभूत सिद्धांत है। निश्चित तौर पर। तो जो अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी बिंदु, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 323 से 323 बी, कैट का स्ट्रक्चर, उसका जुरिस्डिक्शन, कौन शामिल कौन बाहर, नियुक्ति की प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, सैट-जेट का प्रावधान, 323 ए और बी के बीच के वो 3 अंतर, और खास तौर पर चंद्र कुमार केस का महत्व और उसका निष्कर्ष, ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें अच्छी तरह याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए, न्यायाधिकरण बनाए तो गए थे विशेषज्ञता और त्वरित न्याय के लिए, लेकिन चंद्र कुमार मामले के बाद जब उनके फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो क्या वो वाकई त्वरित न्याय देने का उद्देश्य पूरी तरह से हासिल कर पा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, कि ये जो विशेषीकृत न्याय प्रणाली है और जो हमारी न्यायपालिका की व्यापक न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, क्या इनके बीच का मौजूदा संतुलन एकदम सही है, या फिर हमें न्यायाधिकरणों को और प्रभावी बनाने के लिए और साथ ही न्याय की गुणवत्ता भी बनाए रखने के लिए भविष्य में कुछ और सुधारों के बारे में सोचने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो नीति निर्माण और न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में लगातार बहस का मुद्दा बना रहता है।